गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि पता है कि जो टॉपिक चल रहा है वो जो 8 नंबर का चैप्टर है आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे। एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी वाइज ही मैं बता रहा हूँ। और नीट के लिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइन टू लाइन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन जो ये स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें शुरू से बताता हूँ आपको कि अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी थी, यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, और अब जो सेल ऑर्गेनेल्स तो लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो जो आज का जो अपना सेल ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इसको 2 वीडियो लेक्चर में क्यों बड़ा है और इसको ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे अपन। और कुछ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो आप मेंशन करना। ठीक है, नोट्स बना लेना इसमें। ठीक है, कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो होगी। तो इसमें जैसे बात करें तो इसमें देखो बच्चों, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स ऑफ द सेल। ठीक है, बिकॉज इट कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड हैव द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के रूप में इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है, फिर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? पूरी बॉडी की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इसको क्या क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दे रखा है, बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी तो लाइन टू लाइन करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन जो बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो बच्चों न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस की जैसे डिस्कवरी की बात करें तो आपको सबसे पहले नाम याद रखना है कि 1831 के अंदर इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये देर का नाम यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, 1831। एनसीईआरटी की लाइन को पढ़े, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़े तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। ठीक है, उनके अनुसार तो क्या 1831 के पूर्व ही जो न्यूक्लियस की खोज थी, इससे पहले 1831 से पहले ही जो न्यूक्लियस की खोज थी रॉबर्ट ब्राउन ने कर ली थी। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करूँ तो आपको पूछ लिया गया कि किस में की थी। तो ऑर्किड जो प्लांट होता है, ठीक है, ऑर्किड जो प्लांट होता है, ऑर्किड जो प्लांट होता है किस में की थी? ऑर्किड प्लांट रूट में की थी, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। ठीक है, किस में की थी बच्चों? ऑर्किड प्लांट्स है उसकी रूट के अंदर की थी। किसकी? न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेन्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन और बता रहा हूँ आपको कि इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, लेकिन किसके अंदर की थी? ऑर्किड प्लांट होता है, ऑर्किड प्लांट की जो रूट होती है उसके अंदर की थी। ऑर्किड प्लांट रूट सेल्स के अंदर की थी। ठीक है, ऑर्किड प्लांट की जो रूट सेल्स होती है, ठीक है, उनके अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम खोज की थी। और उसको नाम क्या देते? एरियोला नाम दिया था। इसको नाम क्या था? एरियोला नाम दिया था, याद रखना। उसने सबसे पहले इसमें नाम क्या था? एरियोला नाम दिया था। याद रखना बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ मैं। ये तो एनसीईआरटी लाइन तो मैंने बता दिया आपको कि एनसीईआरटी क्या बोलते हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। ठीक है, एज अर्ली एज 1831। ये तो आपकी होगी एनसीईआरटी की लाइन। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। दिस इज लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। एंड ठीक है कि 1831 या 1831 से पहले जो बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी खोज किस में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इट इन द रूट सेल ऑफ द ऑर्किड प्लांट। ठीक है, रूट सेल में की थी। और इसको नाम क्या दिया था बच्चों? इसको नाम दिया था एरियोला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एरियोला नाम दिया था। ठीक है, लेटर इट जो बाद में इसको लेटर दी स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस बिकॉज दिस इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
फिर इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। लेटर दिस स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब कि गोल होती है। लेटर दिस स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस बिकॉज दिस इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेल या सेंटर ऑफ द सेल, दिस इज फाउंड द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया, इसको न्यूक्लियस कहा गया। देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बात करो। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज एड इन 1831। ये तो एनसेट लाइन, लेकिन मैं एक लाइन और बताऊँ। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इट इन द रूट सेल ऑफ द ऑर्किड एंड गिव द नेम एरियोला आफ्टर लेटर दिस स्पेरिकल स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियस बिकॉज दिस इज फाउंड इन द सेंटर या न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और एक चीज़ और याद रखना, जो न्यूक्लियस की स्टडी होती है, ठीक है, जो कैरियन भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, वो तो कैरियन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस की स्टडी उसको क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म की स्टडी जो साइटोलॉजी बोलते हैं, उसका देना। ठीक है, तो उसको सेल का जो स्टडी साइटोलॉजी बोलते हैं, उसी प्रकार से तो कैरियन जो न्यूक्लियस की स्टडी उसको क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। याद रखना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं बोलता डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें एक बात और आती है फिर। ठीक है, और न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है बिकॉज इट कंटेन डीएनए एंड द जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की स्पेरिकल होती है, गोल होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है और डिफरेंट में कुछ और भी शेप हो सकती है। लेकिन इसके बाद दूसरी लाइन आती है, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन फॉर द मेटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई। ठीक है, फिर दूसरा वैज्ञानिक आता है यहाँ पर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या क्रोमेटिन नाम दिया, किसको दिया, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और एक बेसिक डाई होती है उससे स्टैंड हो जाते हैं, स्टैंड बाय द बेसिक डाई, गिव द नेम क्रोमेटिन। ठीक है, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन फॉर द मटेरियल विच स्टैंड बाय द बेसिक डाई, which stand by the basic dye present in the nucleus। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। फ्लेमिंग ने बच्चों क्या नाम दिया, देखो, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। किसके लिए, फॉर द मेटेरियल, किसके लिए लिया, फॉर द मेटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई। एनसीईआरटी लाइन है, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन फॉर द मेटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस विच स्टैंड बाय बेसिक डाई। बेसिक डाई होती है, बेसिक मतलब सारी, बेसिक मतलब जो बेसिक मतलब बेसिक नेचर की जो डाई होती है, वो इससे जो स्टैंड हो जाता है। इसके अंदर जो पाए जाने और जो मटेरियल है, मान लो कोई भी मटेरियल होगा, XYZ कोई भी मटेरियल, अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, मान लो उसने क्या स्टैंड किया, स्टैंड का मतलब रंगना, डाई करना, डाइंग। ठीक है, रंगना, तो उसने क्या किया, जो डाई डाली, डाई मतलब क्या होता है, जो रंगती है, स्टैंड करती है, स्टैंड का मतलब कलराइज करना। ठीक है, तो इसने क्या किया, फ्लेमिंग ने क्या किया, इसको न्यूक्लियस को इंटरनल मेटेरियल के अंदर डाई डाली, कुछ जो सब्सटेंसेस जो वो इसे डाई से कलराइज हो गए, बेसिक डाई से कलराइज हो गए, स्टैंड हो गए, रंगीन हो गए, तो उनको क्या कहा इसने, क्रोमेटिन का। और वो क्रोमेटिन कहते हैं जेनेटिक जो फाइबर्स होते हैं, वो तंतु थे, वो थे। ठीक है, जिनसे आगे क्रोमोसोम बनता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन for the material of the nucleus stand by the basic die, stand by basic die, जो किससे स्टैंड हो गया, बेसिक डाई से स्टैंड हो गया, स्टैंड बाय बेसिक डाई। ठीक है, देखो, फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमेटिन फॉर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई। ठीक है, जो बेसिक डाई से स्टैंड हो जाते हैं। समझ गए, यहाँ पे याद रखना, क्रोमेटिन नाम देता। मोटी मोटी बात यहाँ पर क्या है कि फ्लेमिंग ने जो नाम दिया था वो क्या था, क्रोमेटिन नाम दिया था। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था बच्चों, क्रोमेटिन नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कि
इसकी जो न्यूक्लियस की जो स्टडी करते हैं अपन, ठीक है, तो इसमें इंटरफेज में करते हैं कि इंटरफेज के अंदर क्या होता है, जो सेल डिवाइड नहीं होती है और जो ये इलोबरेट अवस्था में होता है, न्यूक्लियस होता है या इसका जो अंदर का जो मैटर होता है इलोबरेट होता है, मतलब अच्छे से विकसित प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको इंटरफेज, जो सेल डिवीजन की जो इंटरफेज आती है उस अवस्था में से यदि इसको डिस्कस करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो अपने कुछ क्लियर कट चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि इंटरफेज के अंदर क्या होता है, सेल होती है या जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, डिवाइडिंग नहीं होता है। देखो इसमें लिखा भी है, अपने एनसीईआरटी भी लिखती है द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब होता है द इंटरफेज के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी बात चल रही है। इंटरफेज अवस्था जो सेल डिवीजन की जो अवस्था इंटरफेज, ठीक है, तो वो अवस्था होती है। तो इंटरफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जो न्यूक्लियस होता है सेल का डिवाइडिंग नहीं होता है, ये डिवाइडिंग नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या डिवाइड नहीं होता, तो अपन इसकी क्लियर कट स्ट्रक्चर को अपन स्टडी कर सकते हैं न्यूक्लियस की। तो इन द इंटरफेज न्यूक्लियस इज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमेटिन। अब इसने बताया, जो इसने फ्लेमिंग ने जो नाम दिया था वो क्या कहा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन के जो फाइबर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, विस्तृत रूप से फैले रहते हैं। किस अवस्था में, इंटरफेज अवस्था के अंदर। यदि इंटरफेज अवस्था के अंदर यदि अपन डिस्कस करते हैं, इंटरफेज अवस्था के अंदर स्टडी करते हैं, तो इंटरफेज अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस का, तो उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन से बने, न्यूक्लियो और प्रोटीन आगे बताऊँ न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। देखो ये रही, क्या बोले, क्रोमेटिन बोले। इंटरफेज अवस्था के अंदर बात कर रहा है, देखो द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, द इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं होता है, इंटरफेज अवस्था के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है, तो उस अवस्था में या उस स्टेज में अपन क्लियर कट जो स्टडी उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट स्टडी कर सकते हैं, तो ये इंटरफेज अवस्था में करते हैं। इसमें क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड मतलब फैले हुए, और इलोबरेटेड मतलब इस तरह से फैले हुए खुले खाले जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और इन्हीं क्रोमेटिन को फ्लेमिंग ने क्या नाम किसने दिया, क्रोमेटिन नाम किसने, फ्लेमिंग ने दिया। इन्हीं जो न्यूक्लियोप्रोटीन के जो फाइबर्स है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है, इन्हीं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर को फ्लेमिंग ने नाम दिया था, क्या दिया था, क्रोमेटिन नाम दिया था। ये क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, इसने दिया था, ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था। इन्हीं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर को क्रोमेटिन नाम दिया था, किसने, फ्लेमिंग ने दिया था। ये देखो क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, और जो इंपॉर्टेंट बात आती है न्यूक्लियस संबंधी, वो क्या आती है, न्यूक्लियस कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन। अब देखो इस डायग्राम में चलेंगे अपन, ये न्यूक्लियस के अंदर देखो दो मेम्ब्रेन, आप देखोगे ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, देखो ये दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेरा पेन चल रहा है, देखो यहाँ पर देखो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो पेन चल रहा है, ये देखो दिस इज एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे मैंने पेन से आप देखा होगा कि न्यूक्लियर बात करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन पे, डबल मेम्ब्रेन दिखा है विथ ए स्पेस बिटवीन, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाले से मैंने पेन से बताया। अब देखो दूसरी, देखो दिस इज इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो पेन चल रहा है, देखो आप मार्कर चल रहा है, देखो इंटरनल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरनल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरनल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरनल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरनल मेम्ब्रेन, ओके। तो दो मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स, ठीक है। देखो टू मेम्ब्रेन, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड अनदर इज इंटरनल मेम्ब्रेन। एक क्या होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी क्या होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो स्पेस परसेंट होता है, देखो ये जो व्हाइट वाला जो स्पेस दिख रहा है, मैं आप रेड पेन से दिखाता हूँ आपको, दोनों के बीच में देखो ये स्पेस है, जो मेरा रेड पेन चल रहा है अभी, देखो ये रेड मार्कर चल रहा है, ये देखो दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस है, दोनों के बीच में ये स्पेस है, दोनों के बीच में ये स्पेस है, दोनों के बीच में ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, दोनों जो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो यहाँ पर भी यही लाइन लिखी हुई है, न्यूक्लियस कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियस कंसिस्ट टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन विथ ए स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये कितना है, 10 से 15, ये जो स्पेस होता है ये, ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस उसको क्या बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस उसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस उसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसकी स्पेस की जो कितना होता है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 10 से 50 नैनोमीटर होती है, कितनी, 10 to 15 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस, कितना 10 to 50 नैनोमीटर का जो स्पेस पाया जाता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, देखो इसका काम क्या होता है, ठीक है, काम क्या होता है, विच फॉर्म में बैरियर बिटवीन द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द डेट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, जो पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस है, देखो जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है जो 10 से 50 नैनोमीटर का है, ये क्या करता है, एक बैरियर का कार्य करता है, एक बैरियर बनाता है बीच में, ठीक है, किसके बीच में, द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड टू द न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर कार्य करता है, कौन, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये दोनों के बीच में क्या करेगा, एक बैरियर कार्य करेगा, किसके बीच में, देखो मेटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द डेट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, उनके बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये क्या करता है, बैरियर का कार्य करता है। ये क्या करेगा, बैरियर का कार्य करेगा, ठीक है। इट और एक बैरियर बिटवीन द बोथ द लिक्विड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें देखो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, एट ए नंबर्स ऑफ स्पेसेस द न्यूक्लियर इनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, ठीक है। देखो बहुत सारे स्पेस पे देखोगे आप, बहुत सारे स्पेस पे देखोगे, देखो आप कैसे बताता हूँ पहले, एट द वेरियस स्पेसेस या वेरियस प्लेसेस, at the various places both the membrane interrupted and form the minute pore, this is called the nuclear pore। क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का डायमीटर होता है बच्चों कितना, 300 एंगस्ट्रॉम से लेके 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इनकी शेप की किस प्रकार की होती है, एनसीईआरटी ने मेंशन ऑक्टागोनल प्रकार की शेप होती है इनकी, याद रखना है ना, वर्टिकल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, ऑक्टागोनल प्रकार की शेप होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो कितना, 300 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि जो इनके जो दो डबल मेम्ब्रेन्स है इनके बीच में क्या पोर पाए जाते हैं, ठीक है, पोर पाए जाते हैं। और पोर ये इनको क्या बोलते हैं, पोर, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होते हैं, जो इंटरप्शन से बनते हैं दोनों के, है ना, दोनों मेम्ब्रेन के इंटरप्शन से बनते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन जो है इसमें इंटरप्टेड होती है, फ्यूज होती है, फ्यूज होकर क्या पोर बन रहे हैं। देखो दिस इज पोर, 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 ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इनको बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जिनका डायमीटर 300 से 400 एंगस्ट्रॉम है। जिनका डायमीटर कितना, 300 से 400 एंगस्ट्रॉम है। जिनका डायमीटर बच्चों क्या है, इतना है 300 से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम तक उनका डायमीटर होता है। न्यूक्लियर पोर का कार्य क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, इन दोनों के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक पैसेज का कार्य करता है। इट अलाउ द आरएनए एंड प्रोटीन टू मूव बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, आरएनए है, ठीक है, वो बन के बाहर जाएगा, प्रोटीन है वो अंदर आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर अलाउ द मटेरियल टू पैसेज आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। कैसे, देखो अपन जो लैंग्वेज पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर पोर, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन विथ स्पेस बिटवीन कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये हो गया। इसके बाद है विच फॉर्म है, इसके बाद ये क्या कहता है, मैंने बताया कि ये बैरियर की तरह कार्य करता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद ये हो गया था। इसके बाद एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर इनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द इट्स टू मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये जो माइन्यूट पोर के द्वारा इंटरेक्टेड होती है और ये किससे बनती है, फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनती है। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर। डायमीटर क्या न्यूक्लियर 300 to 400 होता है। विच देखो इसके बाद क्या है, विच अलाउ द पैसेज ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है बच्चों, ठीक है। पोर्स का कार्य क्या होता है, ये बोथ साइड में डायरेक्शन में अलाउ पैसेज ये अलाउ करती है, ठीक है। विच अलाउ द पैसेज ऑफ RNA, विच अलाउ द पैसेज ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मतलब इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। बोथ डायरेक्शन मतलब बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। तो इन पोर्स के माध्यम से DNA RNA या जो RNA और प्रोटीन की बात करते हैं तो बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है, इन पोर्स की सहायता से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस होती है और ये क्या होती है, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ही ये क्या होती है, फैली हुई रहती है, ठीक है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो जुड़ रहती है आउटर मेम्ब्रेन। देखो आउटर मेम्ब्रेन ये, और इसके ऊपर क्या पाया था, राइबोसोम पाया था, याद रखना। ये जो देखो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है आपको, ये डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं, दिस इज राइबोसोम एंड बियर्स राइबोसोम ऑन इट। आपको याद रखना कि आप पूछ लेगी ये न्यूक्लियोप्लाज्म की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या पाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म आउटर मेम्ब्रेन उसके राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम भी ये बियर सकती बियर द राइबोसोम ऑन इट, मतलब इसके सरफेस पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसके बाद नॉर्मल देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। आपको पता है कि जो प्रत्येक सेल की बात करते हैं, प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन जैसे NCERT कहती है ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को याद है तो पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस। पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपने बात की, न्यूक्लियस होता है प्रत्येक कोशिका के अंदर, ईच सेल के अंदर पर जो सेल होते हैं उसके अंदर 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आपको पूछे NCERT पूछे तो मैं बता देता हूँ कि जैसे पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस होता है ईच सेल के अंदर जो पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस होता है कुछ सेल्स के अंदर अब्सेंट होता है। ईस्ट ऑफ मेनी मेमल्स, जो अपने मेमेलियंस है, अपनी जो RBC होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और जो सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब और सेल्स ऑफ द वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं वेस्कुलर जो अपन बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जहाँ फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स है सीव सेल्स है, तो सीव सेल्स के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता। लेकिन ये यहाँ पे एक देखो बच्चों अपवाद हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेमेलियंस होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, उनकी इरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मेमल्स होते हैं उनकी इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होता है, मेमल्स होते हैं उनकी इरिथ्रोसाइट के अंदर क्या अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। लेकिन एक ऊँट, कैमल और लामा, उनकी RBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। NCERT में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन बता रहा हूँ कैमल की RBC और लामा जो होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में उधर पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो RBC होती है न्यूक्लियस पाया जाता है। मेमेलियन है दोनों भी, उनमें न्यूक्लियस एक्सेप्शन है दोनों, मैंने बता रहा हूँ कैमल और लामा एक्सेप्शन है, उनकी जो RBC होती है, इरिथ्रोसाइट होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो इसकी मैट्रिक्स होती है, न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसकी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। आगे की जो होगी इसकी बात, जो आगे न्यूक्लियस के बारे में और जो स्टडी होगी अगली कक्षा में अपन स्टडी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।